प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आपको हम स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके इस चैप्टर से एग्ज़ाम में टकराने के 80 से 90% चांस है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बच्चों, आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा यानी कि हमेशा कैसा होता है। तो बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। बच्चों, आभासी का मतलब काल्पनिक भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? बच्चों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण, आप जानते हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर, और इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, समतल दर्पण में आपका बता दूं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब, अभी मैंने आपको बताया कि आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग क्या है? तो बच्चों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों होता है, तो आपका यहाँ पर आंसर घ हो जाएगा, जिसमें क और ख दोनों है। आपको बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों, आपको कभी कभी लगेगा कि क सही है, कभी लगेगा ख सही है, तो बच्चों आपको नीचे देख लेना है कि अंतिम में दिया हुआ रहता है क और ख दोनों। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। किसी वस्तु की छाया कैसे बनेगी बच्चों? अगर टेढ़ी मेढ़ी अगर सूरज की किरण आ रही है तब तो छाया बनेगी ही नहीं। बच्चों, जब सीधी रेखा में किसी वस्तु पर पड़ती है तभी न छाया बनती है। तो बच्चों, आपको सीधा से इसका जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रेखा की छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? बच्चों, यहाँ पे हरी रंग की छड़ी की बात की जा रही है। आपको पता है कि किसी भी रंग की वस्तु को अगर प्रकाश स्रोत के सामने अगर रख देंगे तो उसकी जो छाया बनेगी, छाया की रंग हमेशा काली ही होती है। तो बच्चों, आपका यहाँ पर उत्तर ग यानी कि काली रंग की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। बच्चों, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है बच्चों? तो छाया और उपछाया दोनों बनती है। तो फिर से आपका यहाँ पे क और ख दोनों वाला यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, क और ख दोनों, क्योंकि क में छाया है और ख में उपछाया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? बच्चों, प्रकाश स्रोत के सामने अगर हम गेंद को रख दें तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो बच्चों, आपको पता है कि जब गेंद जो होता है कैसा होता है, वृत्ताकार यानी कि गोला के आकार का होता है। तो उसकी छाया कैसी बनेगी बच्चों? वृत्ताकार बनेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे बोर्ड में टकराने वाले क्वेश्चंस का ही मुहैया करवाया जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? बच्चों, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा बच्चों। दृष्टि के भौतिक अनुभूति क्या होती है? प्रकाश। आपको याद रखना है 2025 में यहाँ से 90% इस चैप्टर का क्वेश्चन टकराएगा। तो बच्चों, आपको पूरा इस सीरीज को ध्यान से देखना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रकाश एक रूप है। बच्चों, प्रकाश एक क्या चीज़ का रूप है बच्चों? तो प्रकाश एक किस चीज़ का है? तो प्रकाश एक
ऊर्जा का रूप है बच्चों। यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का, एनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है बच्चों? तो गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर तीनों सही है। तो तीनों सही हो तो चौथा क्या है लिखा है? क, ख एवं ग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर घ में आपको टिक लगाना है। और बच्चों आपको पता ही होगा कि OMR भरना होता है एग्जाम में, तो आपको इन सही बातों पर बेहतर ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? बच्चों यहाँ पे दिया है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो आपको बताना है कि प्रकाश जो है वो विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो बच्चों आप ये जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर बता देता हूँ कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश आप देखते हैं कि ऐसे ही धूप उग जाता है और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो बच्चों प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम का जरूरत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में कैसा होता है? तो बच्चों प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कैसी होती है? तो प्रकाश किरण एक प्रकाश का बिंदु पथ है। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश का बिंदु पथ। जब बहुत सारे प्रकाश के बिंदु एक साथ जब गमन करते हैं तो उसे प्रकाश किरण कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, और किरण पुंज को ही शायद प्रकाश पुंज भी कहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, जिसमें क और ख दोनों दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। तो बच्चों अगर अच्छे से अगर किसी भी दर्पण पर पॉलिश किया, यानी कि उसको जब पूरा एकदम उस पर रोशनी जाएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो बच्चों पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो अच्छे से पॉलिश किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेल लगा कागज कैसा होता है? तो बच्चों आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि किसी भी पेपर में जब तेल लग जाता है तो वह पारभाषक हो जाता है, क्योंकि उसके एक भाग एक तरफ से दूसरे तरफ हल्का हल्का दिखने लगता है। बच्चों पारदर्शी उसे कहते हैं जिसके दोनों एक तरफ से दूसरे तरफ पूरी अच्छे से दिखे। पारभाषक उसे कहते हैं जिससे धुंधला धुंधला दिखे। और अपारदर्शी उसे बोलते हैं जिनमें थोड़ा सा भी ना दिखे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो बच्चों आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया, यानी कि न तरंग माना गया है और न ही कण माना गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सस्पेंस डालता है। कभी कभी बच्चे तरंग कहीं कहीं पढ़ लेते हैं तो तरंग मार के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके यहाँ से पूछा है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो बच्चों बताना है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो बच्चों सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समानांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती है।
बच्चों आपको एक क्वेश्चन पक्का इस बार आएगा 2025 में, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एक साल बीच करके एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बच्चों प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है बच्चों। ये 2 नियम भी आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। किस मतलब कि ये पूछ रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज प्रकाश के परावर्तन के बाद समानांतर किस दर्पण में हो जाता है? तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये अवतल दर्पण में ही ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। F बराबर R/2 सत्य है केवल किस किस दर्पण के लिए? तो बच्चों सत्य है केवल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क और ख दोनों हो जाएगा, मतलब कि दोनों जो दर्पण है वो दोनों दर्पण के लिए ये सत्य है। ठीक है बच्चों, फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बच्चों यहाँ पे वस्तु की स्थिति वाली क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस को आप पूरा इम्पोर्टेंट ही समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यहाँ की बच्चों यहाँ मुख्य नहीं होगा, मध्य फोकस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे गलती है, आपको सुधार लेना है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मध्य फोकस के बीच। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? मतलब किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसका आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है बच्चों? धनात्मक होता है। आवर्धन इसका क्या होता है? धनात्मक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो ये बिंब दूरी जो होती है ये ऋणात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। अगला क्वेश्चन है यह एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है? तो बच्चों दर्पण तथा पर्दा के बीच की जो दूरी होगा वही उसको नापने यानी कि मापने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। तो बच्चों ये कैसा होता है? तो ये धनात्मक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में यानी कि जो मिरर होता है बच्चों उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जो गाड़ी में लगा हुआ रहता है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में बच्चों आभासी, जो कि हम आपको बताएं कि काल्पनिक जिसको बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? तो बच्चों इसमें चेहरे को न वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए, ठीक है, और ना ही वक्रता केंद्र के बाहर रखना चाहिए, ना ही वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखना है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? तो बच्चों इसमें दो दर्पण है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा ही उल्टा बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चन बच्चों बोर्ड मॉडल है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी की माप क्या होगी? तो बच्चों इसका होगा 20 सेंटीमीटर होगा। ये सोल्व करने से भी बनता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो आपको यह याद रखना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका हो जाएगा बच्चों वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? बच्चों मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि कैसा बनेगा? तो ये बनेगा बच्चों काल्पनिक और बड़ा बनेगा। काल्पनिक समझ रहे हैं कि जिसको आभासी भी बोलते हैं, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो वस्तु होगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? तो दोनों अवतल है। कौन है? दोनों अवतल है। ये सब क्वेश्चंस हमेशा टकराते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो बच्चों इस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? बताना है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र मतलब कि उसका विजुअल साइट बड़ा होता है। तो बच्चों ये क्या है? उत्तल दर्पण का बड़ा होता है, क्योंकि इसीलिए बच्चों गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो पीछे से आ रही दूर से ही गाड़ी दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। ये आपको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन टकराती है, आपको ध्यान में रखना है, आधी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं डॉक्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I बराबर R नहीं लागू होता है, तो I बराबर R इसमें से किसी में भी लागू नहीं होता है, यानी कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण किसी में भी लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? किसी में नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से बच्चों संस्कृत क्या बोलते हैं इसको? एक होता है समांतर, एक होता है अपसृत, एक होता है संक्षिप्त प्रकाश पुंज। तो बच्चों
टॉर्च होता है संक्षिप्त प्रकाश पुंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है। डी का मान क्या है? तो डी का मान क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा दर्पण है? तो बच्चों वह या तो समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण किस निम्नलिखित में से कौन है? तो बच्चों कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण यानी कि जो हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों अनंत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? पॉजिटिव है और 20 सेंटीमीटर यानी कि उत्तल दर्पण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के, यहाँ पे परावर्तन पूछा गया था, यहाँ पे अपवर्तन है, तो दोनों के दो दो नियम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होती है? प्रकाशिक सघन होती है। क्या होती है? प्रकाशिक सघन होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में बच्चों प्रकाश की चाल इसमें अधिकतम, अगर निर्वात दिया होगा तो हवा नहीं होकर निर्वात होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो बच्चों अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी, और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो बच्चों शीशा या कांच क्या है? प्रकाशिक माध्यम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे निर्वात में अलग होगा, और निर्वात और हवा का लगभग समान होता है, और किसी भी अन्य वस्तु में भी अलग अलग होगा। ठीक है, कांच पारदर्शी माध्यम, जो कि पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तो कुछ भाग परावर्तित करेगा, कुछ अपवर्तित करेगा, कुछ अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें हो सकती है, तो प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित भी हो सकती है, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित होते हैं, लेंसों द्वारा अपवर्तित फोकसित हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है? तो बच्चों आपतन कोण के बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्राप्त करता है, प्रदान करता है, तो क्या है कि कांच रेशों से बनी तंतु। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्राप्त, कौन कौन से संचार के प्रकाश करता है? तो कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशित केबल और टेलीफोन, यानी कि इसमें तीनों का ये प्राप्त करता है, तो इसमें से इनमें सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणों के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है बच्चों, ये समानांतर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंखों में प्रवेश करने वाली तारों के प्रकाश फिलिक्स के निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, जिससे आंखों के तारे दिखते हैं, जिसमें आंखों को तारे कैसे दिखते हैं? तो टिमटिमाते हुए बच्चों दिखते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। तो बच्चों वो क्या होता है, आभासी स्थिति का पता चलता है, वो कोई वास्तविक नहीं होता है, वो आभासी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कारण से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि क्या वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है? क्या बताता है? वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटा अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? तो बच्चों छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसे, कहाँ बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि वही बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब का यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कर दिया और वहां पे आभासी डायरेक्ट लिख दिया था। तो इसमें क्या होगा कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में तो दोनों है, तो ऐसा नहीं हो, सिर्फ समतल दर्पण होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को ध्यान में रखना और इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो क और ख दोनों सही है, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवा में टंगे वस्तुओं को पानी के अंदर से पानी की सतह पर लंबवत देखने पर इस प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होता है? तो अधिक दूर होता है। ठीक है, अधिक दूर होता है। ठीक है, अधिक दूर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखे तब प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपके साथ मिलती रहेगी। धन्यवाद।